Hello everyone and welcome back to our case studies series and we are going to discuss case study number 5. आई होप आप लोगों ने अब तक के पुराने केस स्टडीज देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उन केस स्टडीज को भी देख लो, क्योंकि उन केस स्टडीज से और आज का केस स्टडीज और आने वाले जितना केस स्टडीज है एग्जाम में आपको बहुत सारे कॉमन केस स्टडीज मिलेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा कि एग्जाम्स में आंसर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है आपको बताना कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, लॉ रट्टा मार के कंसेप्ट भी समझना है और कौन सा प्रोविजंस कहाँ एप्लीकेबल है आपको वो भी समझना है। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का दो केस स्टडीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। आने वाले कुछ दिन तक मैंने जैसा मेरा शेड्यूल देखा होगा आप लोगों ने, तो कुछ दिन तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे केस स्टडीज चलेगा। उसके बाद अपने जैसा अपना शेड्यूल है उसके हिसाब से अपने आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला देखो, मिस्टर रिच एस्पायर्ड टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट। एक पार्टी है मिस्टर रिच, ठीक है, उसने भैया बोला कि मेरे को अपना एक पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है, बाय एन आर्टिस्ट। और उस आर्टिस्ट का नाम आप देख पा रहे हो मिस्टर कलाकार। and asked whether he could sketch the former's portrait on oil painting canvas। तो मिस्टर रिच को अपना एक पेंटिंग करवाना है ऑयल पेंटिंग कैनवास पे और उस आर्टिस्ट का नाम है मिस्टर कलाकार। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी, आप लोग सुनोगे आप लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर रिच गया मिस्टर कलाकार के पास, बोला मिस्टर कलाकार जी आप तो कलाकार हो, तो प्लीज मेरे एक सेल्फ पोर्ट्रेट बना दो ऑयल पेंटिंग पे। मिस्टर कलाकार ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बोला 50,000 मेरे को एडवांस दे दो, मैं तुम्हारी सेल्फ पोर्ट्रेट बना दूंगा ऑयल पेंटिंग पे। मिस्टर कलाकार ने क्लैरिफाई किया कि पेंटिंग जो वो 10 सीटिंग में कंप्लीट होना चाहिए और 3 मंथ लगना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया दोनों में। उसके बाद जब 6 सीटिंग का बारी आया तो मिस्टर रिच को पता चला अरे यार मिस्टर कलाकार जो है वो पैरालाइज हो गए और वो अब पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत दुख हुआ कि जो कलाकार था वो पैरालाइज हो गया और वो पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिर मिस्टर कलाकार जो पैरालाइज हो गया उसका एक बेटा था मिस्टर सोनू, जो कि अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है एंड हैड नॉट टेकन अप हिज फादर्स प्रोफेशन येट। मिस्टर सोनू का अपने पापा के प्रोफेशन से कोई लेन देन नहीं है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दो चीजें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मिस्टर रिच जो है वो मिस्टर सोनू को फोर्स कर सकता है क्या कि वो अपने पापा की पेंटिंग को कंप्लीट कर दे, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या मिस्टर रिच सोनू को मनी रिफंड करने के लिए बोल सकता है क्या, जो 50,000 रुपया मिस्टर रिच ने कलाकार को दिया था। आई होप आपको केस स्टडी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अब आपको क्या लगता है इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए। एक बार मैं तो वीडियो बना रहा हूं बट एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज करके सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। चलो अभी आई होप आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके जो आंसर्स है वो क्या इस प्रोविजंस के साथ मैच करते हैं क्या। अगर आपको लग रहा है सर कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही हुआ तो कमेंट जरूर करके बता देना कि हाँ सर आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। इससे क्या होगा, मुझे पता चलता रहेगा आपका फीडबैक, आपका वीडियोस कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो 1 मिनट वीडियो को स्टॉप करके सोचो। अब सोचते हैं इसका आंसर्स पढ़ते हैं क्या। सुनो, लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्सनल स्किल। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको पर्सनल स्किल का रिक्वायरमेंट होता है, यस और नो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहीं खत्म हो जाएगा जब प्रोमिसर का डेथ हो गया, यस और नो। तो इस केस में मिस्टर कलाकार जो है उसका पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके डेथ पे ही खत्म हो गया। अच्छा, एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टनर आर बाउंड टू परफॉर्म इट। अगर कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल स्किल का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना डिसीज प्रोमिसर के, वो बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
और उस केस में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होते हैं, किस केस में, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है जितना डिसीज पर्सन का प्रॉपर्टी था। तो अगर मान लो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होता, तो दो बातें हैं। पहला, जो प्रोमिसर मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उसको परफॉर्म करने के लिए, और उनका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। कहां तक? जो आदमी मर गया उसके प्रॉपर्टी तक। लेकिन अब अपने केस में पर्सनल स्किल था, क्योंकि आर्टिस्टिक जो पर्सनल स्किल पे इन्वॉल्व है, सब कोई पेंटिंग नहीं कर सकता। यस और नो? अगर आज मैं पेंटिंग जानता हूं तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा जो भाई होगा या जो मेरी मम्मी पापा कोई भी मेरा लीगल उसको पेंटिंग आता होगा। यस और नो? तो पर्सनल स्किल पे इन्वॉल्व है, वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ, इन द इंस्टेंट केस सिंस पेंटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्सनल स्किल and on Mr. Kalakar becoming paralyzed, Mr. Rich cannot ask Mr. Sonu to complete the painting। तो इस केस में हमारा पहला आंसर हमें मिल गया कि मिस्टर रिच जो है वो सोनू को कंपेल नहीं कर सकता है कि भाई सोनू जो है वो पेंटिंग को पूरा कर सके। तो ये हमारा पहला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था लॉ में बेटा प्रोविजंस लिखना पड़ता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा प्रोविजंस है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद अब हमारा केस है ये, यस और नो? तो ये केस का बात हो रहा है, और फिर लास्ट में अपने कंक्लूजन दे दिए कि मिस्टर रिच कैन नॉट कंपेल मिस्टर सोनू टू कंप्लीट द पेंटिंग। अब उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट और है, क्या कि क्या मिस्टर रिच सोनू को मनी रिफंड करने के लिए बोल सकता है क्या? ये क्वेश्चन सीए 2019 में आया हुआ है। हाँ, तो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली हाँ। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से किसी व्यक्ति को फायदा मिल चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके वॉइड हो गया, तो भैया जिसका नुकसान हो रहा है ना वो उससे कंपेंसेशन ले सकता है, ऐसा सेक्शन 65 बोलता है। तो सेक्शन 65 साफ साफ बोलता है, वेर एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वेर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन जिसको एडवांटेज मिला है कॉन्ट्रैक्ट से, वो भैया इज बाउंड टू रिस्टोर इट और मेक कंपनसेशन फॉर इट। तो जिस व्यक्ति को एडवांटेज मिला है वो उसको वापस से रिटर्न करे या उसका जो भरपाई है वो करे। तो इन द केस द अग्रीमेंट बिकम रिच एंड कलाकार हैज बिकम वॉइड बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, सो मिस्टर रिच कैन आस्क मिस्टर सोनू टू रिफंड ऑफ मनी। समझा? तो इसमें रिफंड बिल्कुल मांग सकता है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों आंसर्स आपको मिल गया होगा और ये केस स्टडी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसलिए बहुत स्लोली स्मूथली जा रहा हूँ। मेरा टारगेट एक केस स्टडी को 15 से 16 मिनट में खत्म कर देना, और ये समझाने के लिए बहुत है। और आपको सारे के सारे जो पीडीएफ फॉर्म में जो मैं करा रहा हूँ ना, मेरे ऐप में मिल जाएंगे। आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लो, आप देखोगे जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है 1 या 2 दिन में सारे के सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। शुरुआत के 4 केस लॉस के कंटेंट ऑलरेडी डाले हुए हैं, 5वां अभी पढ़ा रहा हूं, इसका कंटेंट भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक और केस स्टडी आज का लास्ट। मिस्टर अखिलेश एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद शेखर। तो दो पार्टी है, एक अखिलेश और शेखर। मिस्टर अखिलेश ने एक अग्रीमेंट एंटर किया शेखर के साथ टू डिलीवर हिम 5000 बैग्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन हिज फैक्ट्री। मिस्टर अखिलेश ने वादा किया, अग्रीमेंट किया शेखर के साथ कि वो अपने फैक्ट्री में 5000 बैग जो मैन्युफैक्चर होगा वो शेखर को डिलीवर कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैग्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पाए। और क्यों नहीं हो पाया सर? वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। क्या कर दिया? वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। और अब ऐसा हो गया तो अखिलेश जो है वो बैग सप्लाई नहीं कर पाया मिस्टर शेखर को। ये छोटा सा केस है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बताओ अखिलेश जो है अपने लायबिलिटी से एग्जम्प्ट हो सकता है क्या? मैं वापस केस स्टडी को समझा देता हूं। दो पार्टी है, अखिलेश और शेखर। अखिलेश ने अग्रीमेंट किया था कि वो शेखर को 5000 बैग्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर देगा। लेकिन अखिलेश की फैक्ट्री में हो गया स्ट्राइक और अखिलेश उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सका। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या अखिलेश एग्जम्प्ट हो सकता है क्या? एक बार वापस से वीडियो पॉज करके सोच लो कि क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं क्या प्रोविजंस है। सर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब कोई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। लेकिन उसको सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब इम्पॉसिबिलिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट विच अराइजेस सब्सिक्वेंटली, मतलब सर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट था ना उस समय वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं था, मगर जब कॉन्ट्रैक्ट बना उसके बाद कोई चीजें इम्पॉसिबल हो गई। However, the promiser must perform his promise unless the performance has become absolutely impossible। उस केस में जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरी इम्पॉसिबल नहीं हो जाता, प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस निभाना ही पड़ेगा। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस समय पॉसिबल था मगर बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, उस समय पॉसिबल बाद में इम्पॉसिबल। उस केस में लॉ क्या बोलता है, जब तक पॉसिबल हो तब तक प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो अब आप ये सोचो कि क्या इस केस में जो स्ट्राइक है, क्या स्ट्राइक है या लॉकआउट है या सिविल डिस्टरबेंस है, क्या उस केस में क्या पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? द परफॉर्मेंस डज नॉट बिकम एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लॉ साफ साफ बोलता है कि भैया ऐसे केस में इसको इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा, चाहे स्ट्राइक हो चाहे लॉकआउट हो या कुछ भी हो। यस और नो? तो जो पार्टी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन दिस केस अखिलेश कुड नॉट डिलीवर द बैग्स एज प्रोमिस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक को इम्पॉसिबल नहीं मानेंगे हम लोग। तो इसका मतलब सर यहाँ पे अखिलेश लायबल होगा, उसको शेखर को वो परफॉर्मेंस करके ही देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाया तो शेखर डैमेज ले सकता है, उससे क्या ले सकता है? डैमेज ले सकता है। देखो क्या लिखा है, दिस डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यस और नो? अखिलेश मर थोड़ी गया, एक छोटा सा रीजन था स्ट्राइक, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे अपने, राइट? तो इन दिस केस मिस्टर अखिलेश इज लायबल टू मिस्टर शेखर फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझा मेरा बात? तो ये बहुत इजी केस स्टडी था, बस आपको प्रोविजंस आने चाहिए। अगर आप प्रोविजंस पढ़ रहे हो उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वही मेरा मकसद है सर, कैसे रिलेट कर सकते हो आप इस केस स्टडी से, ठीक है? अगर आपको इस केस स्टडी से फायदा हो रहा है तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है, आप लोग एग्जाम्स क्रैक करो, पास करो। सीए फाउंडेशन इनिशियल स्टार्ट है, राइट? उसके बाद आपको इंटरमीडिएट और फाइनल्स का भी तैयारी करना है, तो बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको लॉ पढ़ना चाहिए, यस और नो? पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लगता है सर हमें केस स्टडीज बहुत अच्छे समझ में आ रहा है बट हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए बैठ रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे एक बैच है, विजया बैच, जनवरी 2025 के लिए, ठीक है? लेकिन इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिनका फीस अगर आप चाहो तो मेरे को टेक्स्ट कर दो। एक नॉमिनल फीस में रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो आपको कंसेप्ट भी मिल जाएंगे इस लेक्चर में, इस बैच में, प्लस आप केस स्टडीज तो कर रहे हो। अगर आप जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हो तो आपको मैं बोलता हूँ ये बैच ही आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें हमने सिर्फ केस लॉज नहीं, एक एक प्रोविजंस को मैंने बकायदा पूरा एक एक प्रोविजंस लर्न करवाया बच्चों को। यस और नो? तो यार ये बैच बहुत यूजफुल है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर केस स्टडीज काफी नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस, इट्स अपॉन योर विल। अगर आपको लगता है लॉ में परेशानी है तो आप इस बैच को मेरे ऐप से भी परचेज कर सकते हो। इस बैच का जनरली फीस 12,000 है बट हम इस बैच को 8,000 में लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज 33% ऑफ। तो अगर आपको लगता है सर मैं बैच परचेज करना चाहता हूँ, ये बैच का प्राइस सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, राइट? ये जो प्राइस लिखा हुआ बेटा ये सिर्फ बैच का नहीं, ऑल लॉ का नहीं, सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स का है। तो आपको जैसा सुविधा हो आप डेफिनेटली करो, ठीक है? और इस वीडियोस को जितना हो अच्छे से देखो, सबके साथ शेयर करो, ठीक है? और कोई डाउट रहे तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ो। वी विल अगेन कम टुमारो विद केस स्टडी नंबर 6। हमारा चैलेंज मैंने पहले बोला अनबीटेबल है, कुछ भी हो जाए चैलेंज रुकेगा नहीं। आने वाले 50 डेज तक हम लोग टोटल 100 केस स्टडीज कवर करने वाले हैं। तो सोच के देखो एग्जाम्स में जब बैठोगे और इन केस स्टडीज को अगर आप लर्न कर लो अच्छे से समझ कर, तो आपको लॉ में आंसर्स लिखना आ जाएगा। यस और नो? तो बस अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप करो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।